हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रीराम और मैं आपका स्वागत करता हूं पूरन करियर एजुकेशन में। नीट 2025 का पेपर हो गया। बच्चों की हवाइयां उड़ गई क्योंकि पेपर बहुत टफ था। अब देखो, ये पेपर टफ था, आसान था, आज इसी की एनालिसिस के लिए मैं आपके सामने आया हूं। बात करेंगे बिल्कुल रियल ग्राउंड पर। ऐसा नहीं कि मैं आपको खुश करने के लिए कुछ बोल दूं कि हाँ भाई पेपर बिल्कुल टफ था, बहुत टफ था, बियॉन्ड द कैटेगरी था। ये सारी बातें अगर मैं आपसे करूं तो मैं आपको धोखा दे रहा हूं। ठीक है, हम रियल बातों पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि किस तरह से किन बच्चों को ये पेपर टफ लगा होगा। हाँ, एक बात तो मैं कहूंगा, घर में अगर एक व्यक्ति भी बीमार होता है ना, तो उसको उसका असर पूरे घर के हर एक मेंबर पे पड़ता है। वैसा ही आपने जैसे ही पहला पेपर का पोर्शन देखा फिजिक्स वाला, और फिजिक्स का पोर्शन देखते ही तुम्हारी हवाइयां उड़ गई। अब जैसी उससे हवाइयां उड़ी तुम्हें हर एक चीज टफ लगने लगी क्योंकि वो बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन था, है ना। तो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड है तो आप घबरा गए, और जैसे ही आप घबराए आपको पूरा पेपर टफ लगने लगा, आपकी हिम्मत टूट गई। मेरे बेटे एक बात बताओ, आप डॉक्टर बनने वाले हो ना। अब अगर डॉक्टर बनने वाले हो तो ऐसे घबराओगे तो कैसे काम चलेगा। कोई एक्सीडेंटल केस तुम्हारे सामने आ गया और तुमने देखा, ओ माय गॉड, बहुत सारा ब्लड निकल रहा है, इसकी तो सांस भी सही नहीं आ रही है, ऑक्सीजन तुरंत देनी पड़ेगी, तुम तो घबरा जाओगे। ओ माय गॉड, मैं तो घबरा गया, अब मैं तो इसका इलाज ही नहीं कर पाऊंगा। है ऐसा करना है क्या। तो जब डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वाले गुण भी लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब मैं इन बातों को स्टॉप करता हूं और बात करते हैं हम लोग पेपर के एनालिसिस की और पेपर के आंसर्स की। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं नीट 25 का बायोलॉजी का पेपर। चलो भाई शुरुआत करते हैं। आज कैसे होगा ये पेपर। देखो, पहला क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड कॉम्प्लेक्स पूछा गया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब उसका नाम बताइए। तो सेकंड पूछा है, तो देखो पहला वाला होता है NADH डिहाइड्रोजनेज, दूसरा वाला होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, तीसरा होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स और चौथा होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ये चार हो गए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया मेरे बेटे, आंसर हो गया सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो उसका आंसर ये, क्या ये तुमको क्लास में नहीं पढ़ाया गया है। हर एक टीचर ने आपको ये पढ़ाया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बताओ ये क्वेश्चन आसान है या टफ है। वेरी इजी। ठीक है, बस याद रखना था आपको। सेकंड क्वेश्चन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब PCR एम्पलीफाई करता है DNA को। ठीक है, और इसमें कौन सी इक्वेशन इसको फॉलो कर रही है। तो देखो, हमने जो PCR पढ़ा था, PCR क्या करता था, हर साइकिल में DNA की डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेता था। 1 से 2 बना देता था, 2 से 4 बना देता था, 4 से 8 बना देता था, 8 से 16 बना देता था। मतलब जितनी ज्यादा साइकिल करोगे उतनी बार डबल होता जाएगा, स्क्वायर होता जाएगा। तो हम क्या करें, हम ले लें ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, 2 की पावर n ले ले। मान लो अगर आपने 2 साइकिल करी तो यहां पर 2 लिख दो, तो यहां पर हो जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, पक्का ना। तो इसी तरह से इसका नंबर इंक्रीज होगा। तो आंसर है आपका 2 की पावर n। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। देखो भाई, क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट आर पोटेंशियल ड्रॉबैक्स। ये ड्रॉबैक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसके, एडॉप्शन ऑफ IVF कराने के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो देख लो भाई। सबसे पहली चीज, क्या मदर को मरने का रिस्क है। आप बोलोगे ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर ऐसा होता तो लोग IVF कराते ही नहीं। दूसरा, क्या ये एक्सपेंसिव है। हाँ, ये बहुत एक्सपेंसिव है। क्या मदर हस्बैंड और वाइफ दोनों का नेसेसरी है कि वो डोनर बने। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेस अडॉप्शन ऑफ ऑर्फिन्स। हाँ, ये बात सही है। अगर भाई किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे तो वो क्या करता था, ऑर्फिन से अडॉप्ट कर लेता था। अब वो ये कर ही नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है, वो IVF कर रहा है। मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मैं IVF से अपने बच्चे करा लूंगा, अब मैं ऑर्फिन से बच्चे नहीं अडॉप्ट करूंगा। तो एक ये ड्रॉबैक है। नॉट अवेलेबल इन इंडिया, ऐसी बात गलत है, इंडिया में तो होता ही है। उसके बाद पॉसिबिलिटी दैट अर्ली एम्ब्रियो डज नॉट सर्वाइव। हाँ, ये बात सही है कि भैया अर्ली एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करते हैं। तो ये और ऑर्फिन वाला और ये वाला क्या नाम है, बी वाला, BDE, ये वाला आंसर हो गया आपका पहला। क्लियर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे आए। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ हार्ट, फ्रॉम द बॉडी टू हार्ट। अच्छा, बॉडी से
हार्ट को ब्लड सप्लाई करना है किस में? फ्रॉग में। भाई जो हमारे में करता है वही फ्रॉग में। हमारे पूरी बॉडी से ब्लड कौन लाता है? हार्ट। वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा या इन्फीरियर वेना कावा, इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा। देखो ये वाला देखो, वेना कावा दे रखा है। ठीक है, तो फोर्थ वाला आंसर हो गया क्लियर। बताओ ये टफ था क्या ये टफ था? बिल्कुल टफ नहीं, ये भी आपका इजी हो गया। हाँ, आप घबरा गए उस समय, परेशान हो गए, लेकिन ये मुझे तो टफ नहीं लग रहा है। वैसे अब तुम कहोगे सर आप तो टीचर हो, आपको टफ लगेगा। नहीं लगेगा भाई। देखो एक बात समझो, टीचर हो या तुम हो, जितनी बार चीजों को रिपीट करोगे वो तुम्हारी पक्की नहीं हो जाएगी। भाई सुनो मेरी बात समझो, कहना क्या चाह रहा हूं। टीचर के पास क्वेश्चन आता ही वो फटाक से सॉल्व कैसे कर लेता है? उसके पास उस क्वेश्चन का, उस टॉपिक का मल्टीपल टाइम रिवीजन हो रहा है। एक टीचर एक साल में न जाने कितनी बार एक टॉपिक पढ़ाता है, तो वो रिवाइज होता रहता है। तो भाई वही आपको करना है। किसी भी चीज का जितनी बार रिवीजन करोगे वो उतना स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे ही वो चीज आएगी तुरंत पिन कर लोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। हनुमान चालीसा तुम पढ़ते हो, बंदा नहीं कब से पढ़ते आ रहे हो। हनुमान चालीसा जब पहली बार पढ़ने बैठे थे तो वो पढ़ भी नहीं मिल रहा था, वो शब्द क्या लिखे हैं वो भी नहीं पढ़ मिल रहा था। बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे थे, स्लोली। और आज तुम्हारी स्थिति क्या होगी? बार बार पढ़ने की वजह से, हर रोज पढ़ने की वजह से बस मुंह खोला और बोलना फटाफट शुरू हो गया। पूरा हनुमान चालीसा बिना गलती के आप लगातार बोल सकते हो। कैसे बोल पाते हो? ये कैसे हो पाता है? मल्टीपल रिवीजन। तो मल्टीपल रिवीजन करा होता तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। अब ये वाला क्वेश्चन, कई सारे लोग कह रहे थे ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी वाला क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ऐसा नहीं है, हमने अपने बच्चों को क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फिजियोकेमिकल अप्रोच। किस काम के लिए? टू स्टडी और अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अंडरस्टैंड करने की जो फिजियोकेमिकल अप्रोच है उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। कहां पढ़ा था? साइटोलॉजी वाले पोर्शन में, जो पूरा एक पहला पैराग्राफ दे रखा है उसमें दे रखा है, लास्ट की सेकंड या थर्ड लाइन है। ठीक है, उसको देखना। चलो, ये हो सकता है बच्चे भूल रहे हो, इसको बच्चे थोड़ा सा हार्ड मान सकते हैं, थोड़ा मीडियम टाइप का है ना। इससे पहले वाला तो इजी था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, टफ कब होता है? कोई भी चीज टफ होती है जब हमको नहीं आती। अब वो नहीं आती क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है। पढ़ा नहीं मतलब रिवाइज नहीं करा। पढ़ा तो होगा तुमने, रिवाइज नहीं करा। अगला देखो, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला पढ़ते हैं। इन आरएनए वर्ल्ड की बात करते हैं। आरएनए इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, जब आपको एवोल्यूशन पढ़ाया था तब ये बताया था कि पहले आरएनए बनता है फिर डीएनए बनता है। ठीक है, तो ये वाली बात सही हो गई। इवॉल्व टू कैरी आउट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, बिल्कुल बात सही है। आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, हाँ आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह, अरे क्या हो रहा है भाई, इधर आओ, इसकी तरह एक्ट करता। तुम इधर आ जाओ बेटे। नहीं तुम ऐसे नहीं आओगे, एक सेकंड रुकना बेटे, इसको भगाओ, ये इधर परेशान कर रहा है। चलो आगे देखते हैं, अब आगे सीखेंगे। देखो ये हो गया, ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, बहुत बढ़िया, ये सारी बातें ही लिख दी भाई। देखो पहले आरएनए बना था, ये जेनेटिक मटेरियल भी है, लाइफ प्रोसेस के लिए एसेंशियल भी है, और ये कैटलिस्ट, बिल्कुल सही बात कही। फॉर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम बीइंग रिएक्टिव आरएनए इज अनस्टेबल। अरे वाह, एक ही लाइन में सारी बातें कह दी आरएनए की तारीफ में, और ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला ठीक हो गया। दूसरा देखो, डीएनए इवॉल्व हुआ है आरएनए से, हाँ ये बात सही है। एंड इज अ मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल, हाँ ये मोर स्टेबल है देन आरएनए। ये भी आपको पढ़ाया था, बायोमोलिक्यूल वाले में बताया था। ये कैसा है? इट इज डबल हेलिकल स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट, और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल सही है। रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग रिपेयरिंग मैकेनिज्म, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है भैया, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सिर्फ 1 और 2 बोथ आर करेक्ट, तो सेकंड आंसर फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एपीफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट के ऊपर, किसी प्लांट के ऊपर अगर कोई दूसरा प्लांट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एपीफाइट। दैट आर ग्रोइंग ऑन द मैंगो ब्रांच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कमेंसेलिज्म, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। आपने जब इकोलॉजी पढ़ी थी तब आपने इसको देखा था, इकोलॉजी में आपने इसको देखा था कि कमेंसेलिज्म शो कौन से कमेंसेलिज्म का एग्जाम्पल था। मैंगो ट्री पर क्या प्रेजेंट होता है? आप बताओगे। मैंगो ट्री पर प्रेजेंट है एपीफाइट्स, तो जो एपीफाइट और मैंगो ट्री हैं ये कमेंसेलिज्म शो कर रहे हैं। एक को फायदा, दूसरे को ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा अगला देखो,
फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s, बिल्कुल सही है। और प्रोकैरियोट में कैसा होता है 70s, बिल्कुल सही हो गया ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट ठीक हो गया। ईच राइबोसोम हैज 2 सबयूनिट, ये बात भी सही है। द 2 सबयूनिट ऑफ 80s की बात कर रहे हैं, 60 और 40, बिल्कुल सही है। 70 में 50 और 30 होता है, बिल्कुल ठीक, ये आंसर भी ठीक है। तो तीनों सही हो गए। उसके बाद देखें द 2 सबयूनिट ऑफ 80s क्या है, 60 और 20, गलत हो गया। 60 40 होता है, 70 में 50 और 30 होता है, ये गलत हो गया। तो ये वाला गलत है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, और ये गलत हो गया। द 2 सबयूनिट ऑफ 80s राइबोसोम 60 एंड 30, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा 1 2 3 ABC आर ट्रू, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या ये तुमने सेल वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, आप खुद देखते जाओ कितने इजी है। और देखो इकोलॉजी का आंसर है बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, क्या ये नहीं पढ़ा है कि XC2 कंजर्वेशन क्या था, उनके नेटिव प्लेस से कहीं और ले जाके उसको कंजर्व करो। मान लो तुम यहां रहते हो लेकिन यहां की स्थिति बहुत खराब है और मैं तुम्हें बचा के रखना चाहता हूं, मैं तुमको अपने घर ले गया, वहां मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, तो ये क्या है XC2। तो ये तुम्हें पढ़ाया था जू और बॉटनिकल गार्डन, ये प्लांट्स के लिए और ये एनिमल्स के लिए हो गया बायो कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अगला देखो, अगला क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। बिल्कुल भाई, सूर्य देवता हैं जिनकी वजह से हमारे इकोसिस्टम को प्राइमरी एनर्जी सोर्स की तरह यूज करते हैं, एनर्जी मिलती है। उसके बाद द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, वेरी गुड, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड जी, अरे है ही नहीं, एनपीपी दे रखा है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। ठीक है, यहां पे नेट वाला की वजह से ये वाला गलत हो गया। नेट तो तब होता है जब टोटल बना, जीएनपी ग्रॉस प्राइमरी, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से माइनस करोगे रेस्पायरेटरी। ठीक है, जो रेस्पायरेशन में यूज होता है उसको कट करके एनपीपी बचता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पहला सही दूसरा गलत। देखो कौन सा है, पहला सही दूसरा गलत, ये वाला स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करें, आओ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई तुम क्यों गुस्सा हो आज। अब देखो हमें मैचिंग करनी है। एम्फाइसेमा लंग्स से रिलेटेड है, बिल्कुल। एल्वियुलर वॉल डैमेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस हो जाती है, तो इसका ये हो गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस की बात कर लेते हैं। ये हमारे हार्ट की बीमारी है। एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नॉट इनफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, ये हो गया। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, सूजन आ जाती है, ये लो। ग्लोमेरुलस में अगर स्वेलिंग आएगी तो ये हो जाएगा। टिटनी, रैपिड स्पाज्म हो जाता है, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो आपको टिटेनी हो जाएगा। तो आंसर क्या बना, 2 3 4 1। ऐसा देखो आंसर 2 3 4 1 कौन सा है, 2 3 4 1 है ही नहीं क्या, अरे है, ये फोर्थ आंसर हो गया भाई, इसका हो गया फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन करें, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, ये तो आसान था, ये तो भाई बहुत ही आसान है। अगला देखो, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, वेरी गुड, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। हाँ भाई, नहीं है भाई, जो पानी से या विंड से पॉलिनेट हो रहे हैं उनके फ्लावर ना तो कैसे होते हैं कलरफुल, ना उनके बाद नेक्टर है। क्योंकि कलरफुल होते हैं फ्लावर अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, और दूसरा नेक्टर उनके लिए रिवॉर्ड होते हैं। भाई आओ हमारे पास पॉलिनेशन को, नेक्टर हमारे ले जाओ। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, इंसेक्ट के लिए। इसके लिए विंड और वाटर के लिए इन दोनों की कोई जरूरत ही नहीं है पॉलिनेशन के लिए। ये बात सही हो गई। अब इसी से असर्शन पर रीजन पढ़ लेते हैं। द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलिन ग्रेन इन विंड वाटर पॉलिनेशन। ना, कोई मतलब नहीं है इस बात का, इस बात का उससे कोई मतलब नहीं। आप बस इसका आंसर ये दे सकते थे क्योंकि विंड और वाटर को इन दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इनके पास ये नहीं है। तो असर्शन ठीक है, आरएनए वो है तो रीजन स्टेटमेंट की तरह सही, वैसे गलत है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट, सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो जो ये प्लांट होते हैं जिनमें विंड और वाटर से पॉलिनेशन होता है, वो बहुत सारे पॉलिन ग्रेन बनाते हैं। ठीक है, और जिससे कि फाइनली पॉलिनेशन हो पाए, पॉलिन ग्रेन फीमेल के पास पहुंच पाए। तो स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये आपका हो गया गलत।
ये भी आसान था, ये भी क्लास में पढ़ाया गया, ये सब पढ़ाया गया क्लास में। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्टिलेट, डिस्टिलेशन जिसका नहीं होगा उस अल्कोहलिक बेवरेजेस के नाम बताया था। वाइन, बियर, ये दोनों होते हैं, वाइन और बियर जो होते हैं उनका डिस्टिलेशन नहीं होता है। विस्की, ब्रांडी, रम, कौन से चैप्टर का बताओ जल्दी से बताओ? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते थे तब ये बात करते थे हम लोग, ठीक है, करते थे नहीं करते थे? तो ये भैया बेवरेजेस हो गए, अल्कोहलिक बेवरेजेस। बियर, बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट दे रखे हैं, फ्लोरा फॉर्मूला में ये दे रखा है स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, अरे नहीं जाइगोमॉर्फिक दे रखा है मेरे बेटे, ये गलत हो गया, यहाँ जाइगोमॉर्फिक नहीं एक्टिनोमॉर्फिक होना चाहिए था। इन फ्लोरा फॉर्मूला दिस स्टैंड्स फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, बिल्कुल सही है। नेचर ऑफ फ्लावर एंड जी, अच्छा अंडरलाइन सुपीरियर ओवरी, ये बात सही है, ये सुपीरियर ओवरी है बिल्कुल सही, और एक्टिनोमॉर्फिक को ये बता रहा है बिल्कुल सही। तो पहला गलत दूसरा सही, तो पहला गलत हो गया दूसरा सही, कहाँ लिखा है भाई? 1 इनकरेक्ट दूसरा सही, ये वाला आंसर हो गया, फोर्थ वाला आंसर हो गया। फिर से एक बार चेक कर लूं, ये जाइगोमा गलत हो गया, ये सही, ये देखो इनने इन्फीरियर ओवरी लिखा है, ये भी बात गलत है, ठीक है। सुपीरियर ओवरी, जब जी के नीचे डंडा लगा हो तो जी ऊपर है, जी मतलब फीमेल ऊपर है, तो मतलब सुपीरियर ओवरी हो गया ना, तो गलत हो गया वो वाला। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी देखो मॉर्फोलॉजी का, कितना आसान क्वेश्चन था। अगला देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, अरे भैया बहुत ही सिंपल, अरे इसको कैसे छोड़ सकते हैं? क्लॉट बस्टर कहते हैं इसको, रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल, ठीक है। अगर आपके हार्ट की ब्लड वेसल में या कहीं की ब्लड वेसल में क्लॉट कलेक्ट हो गया है तो उसको खत्म करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया जाता है, ये भी माइक्रोब्स का है। अरे टू मच आसान क्वेश्चन, इसमें क्या गलती? मुझे अभी तक कोई भी क्वेश्चन में गलत तो नहीं, वो टफ तो नहीं लगा है। हाँ एक चीज लगी है, क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिसमें स्टेटमेंट बहुत ज्यादा दे दिए हैं, बड़े बड़े हैं, टाइम लग सकता है लेकिन टफ नहीं है। अच्छा मैं तुम्हारी बात बताऊं, पेपर लेंदी हो सकता है, और वो जब लेंदी होता है तो बच्चों आप डर जाते हो, अगर तुम डर गए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज, फिर तो क्वेश्चन गलत होने ही। तो पेपर टफ नहीं था बायोलॉजी वाला, अभी तक का जो मैं बता रहा हूं, अभी तक हमने कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं देखा है, थोड़ा लेंदी है जिससे तुम घबरा गए थे, ठीक है। चलो फिलहाल रिलैक्स हो जाओ, आगे देखो कौन से क्रोमोसोम में हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन होते हैं? तो भैया आपको क्लास में बताया था 1 में सबसे ज्यादा और Y में सबसे कम, ठीक है, याद करो। इसमें बताया था 2, 9, 6, 8 और इसमें बताया था 2, 3, 1, सबसे कम उसमें सबसे ज्यादा इसमें, ठीक है, याद आ गया। चलो ये भी हो गया, क्लास नोट्स का ये भी क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा फ्रॉग में, मेल फ्रॉग में कॉपुलेटरी पैड की बात करते हैं या नप्चुअल पैड की बात करते हैं, बताओ कहां बताया था? फ्रॉग के 4 लिम्ब की फर्स्ट फिंगर पे बताया था, ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढो। फर्स्ट डिजिट ऑफ हाइंड लिम्ब, नहीं, पहले फर्स्ट डिजिट में होगा और 4 लिम्ब में होगा, तो फोर्थ आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? ये भी क्लास में पढ़ाया हुआ है, जितनी भी चीज अभी हमने डिस्कस करी है सारी क्लास में पढ़ी है, ठीक है। बस एक वो IVF वाला पॉइंट सोचने वाला था, ठीक है, तो वो थोड़ा सोचोगे हो जाएगा आंसर। उसका बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन क्या प्रमोट कर रहा है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन और लीफ सेनेसेंस, तो इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन आंसर होता है। ये भी क्लास में बताया है, इसको याद भी कराया था क्लास के अंदर, याद करो, आपको क्लास में याद भी कराया था ये सारा, ठीक है। चलो अब अगला देखो, अरे क्या हो गया तुमको, ये क्या हो रहा है? चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन करें। While trying to find out the characteristic of newly found animal, हमें एक नया एनिमल मिला है, हम उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है। तो रिसर्चर जो है डिड द हिस्टोलॉजी ऑफ एडल्ट एनिमल, वेरी गुड, ऑब्जर्व्ड अ कैविटी विद प्रेजेंस ऑफ मीजोडर्मल टिश्यू, मतलब उसको एक कैविटी मिल गई जिसमें मीजोडर्मल टिश्यू उसको मिल गया, वेरी गुड। टुवर्ड द बॉडी वॉल, वेरी गुड, बट नो मीजोडर्मल टिश्यू वॉज ऑब्जर्व टुवर्ड द एलिमेंट्री कैनाल, बिल्कुल बहुत सही। देखो भैया ये बॉडी कैविटी है, ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें जो खाली जगह दिख रही है इसको बॉडी कैविटी बोलते हैं। अब इनको मीजोडर्मल टिश्यू मिले हैं, बॉडी वॉल के क्लोज मिले हैं, एलिमेंट्री कैनाल के पास नहीं मिले हैं,
इनको बोला जाएगा मीजोडर्मल पाउच। और मीजोडर्मल पाउच किसमें होते हैं? जो स्यूडोसीलोमेट होते हैं। कैसे होते हैं मेरे बेटे? जो स्यूडोसीलोमेट होते हैं। ये आंसर हो गया आपका। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई, अब ये क्या है? स्पर्म के पार्ट्स के बारे में दे रखा है। हेड, हेड में क्या होता है बताओ जल्दी से। हेड के अंदर मिलेगा जेनेटिक मटेरियल। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? चलो मैं चेंज कर देता हूं। ये देखते हैं, हम पेन लेंगे रेड कलर। हेड, हेड में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस है। उसके बाद मिडिल पीस, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो एनर्जी के लिए हो गया। एक्रोसोम, इसमें होता है एंजाइम। और टेल होता है उसकी मोटेलिटी के लिए। तो आंसर बनेगा 4, 4 के बाद हो जाएगा 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 कौन सा है? ये वाला आंसर है। तो पहला वाला आंसर हो गया। बताओ, अब तुम खुद बोलो ये इजी है या टफ है। ठीक है, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा कर पाएगा जिसने अच्छे से टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ रखी है। अगर लाइफ साइकिल को तुम याद करो तो तुम्हें क्या दिखाई देगा कि भाई सबसे पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं ये सारी चीजें में। हाँ देखो, जो स्पोर मदर सेल है, मैंने बताया था ये क्या होती है? मम्मी। ये मियोसिस करके बनाती है स्पोर। ठीक है, अब वो जो स्पोर है वो जमीन पर गिरता है, उनसे बनता है प्रोथैलस। नंबर 1 ये हो गया। फिर इससे बनेगा प्रोथैलस। अब जो प्रोथैलस होता है वो कुछ इस तरह का बताया था। ठीक है, यहां नीचे क्या होते थे? एंथ्रोजॉइट, सॉरी वहां पर मिलेंगे आपके एंथ्रीडिया। यहां नीचे एंथ्रीडिया मिलेंगे और ऊपर मिलेंगे आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया के अंदर बनते हैं मेल गैमीट एंथ्रोजॉइड, वो वाटर के थ्रू पहुंचते हैं आर्चिगोनियम के अंदर। तो हमारा पहला हो गया स्पोर मदर सेल मियोसिस कराई, फिर प्रोथैलस बनाया। प्रोथैलस के बाद हमने उसके अंदर गैमीट की बात कर दी, नंबर 3 ये हो गया। फिर इसके अंदर जो एंथ्रोजॉइड बना वो वाटर के थ्रू गया, ये 4 नंबर हो गया। उसके बाद फिर आएगा 5 नंबर, इनका मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो होगा आपका ये वाला बी ए, ये क्या लिखा है? डी। इसको हटाऊं पहले, बदतमीजी बहुत हो रही है। हटो तुम यहां से, इधर आओ। चलो आ जाओ इधर। ठीक, अब करते हैं। देखो क्या होगा, बी होगा, ए होगा, डी होगा, बी ए डी ई सी, बी ए डी ई सी, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, ये वाला आंसर हो गया ए वाला। ठीक है, ए आंसर हो गया। बताओ, अब इसको टफ कहोगे? नहीं कहोगे टफ। क्यों नहीं कहोगे टफ? क्योंकि ये आपको क्लास में पढ़ाया गया है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत थी, भूल गए हो आप लोग, इसलिए तुमको टफ लग रहा होगा। अगला देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट करके बताया था। कार्डियक एक्टिविटी की बात करते हैं। आपको बताया था जो हमारा हार्ट होता है, हमारे हार्ट के अंदर नोडल टिश्यू होते हैं। एक का नाम होता है SAN, दूसरे का नाम होता है AVN। ठीक, ये क्या हो गया? नोडल टिश्यू। क्या हार्ट की एक्टिविटी को नोडल टिश्यू रेगुलेट करते हैं? हाँ करते हैं। उसके बाद हमने आपको ब्रेन का एक पार्ट पढ़ाया था, मेडुला ऑब्लंगेटा, वो भी करता है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक मैंने बताया था। उसी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में एड्रिनल ग्लैंड का मेडुलरी हार्मोन भी काम करता है, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, और दोनों को मिला के बोलते थे कैटेकोलामाइन। और फिर क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये वाला नहीं, कॉर्टेक्स में तो ऐसा कोई हार्मोन है ही नहीं जो इसकी एक्टिविटी को वो करे, है ना। तो हम बोलेंगे नोडल टिश्यू हो गया, उसके बाद मेडुला ऑब्लंगेटा, ABC तीनों हो गया। देखो तीनों वाला ऑप्शन देखो, ये हो गया तीनों। ठीक है, ये तीनों हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। तो ये भी आपका इजी क्वेश्चन में ही काउंट होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन नहीं कर रहा है ये देखना है। एसिडोबैक्टर करते हैं बिल्कुल, एनावेना करते हैं हाँ, नॉस्टॉक करते हैं हाँ, ऑसिलेटर करते हैं, वॉल्वैक्स ना, वॉल्वॉक्स नहीं करते। क्लोरोफाइसी का मेंबर है वॉल्वॉक्स, ये नहीं करता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, बाकी कराएंगे। ठीक, तो आंसर होगा, कैन नॉट पूछा था, डी ओनली, केवल डी। ठीक, ये भी आसान क्वेश्चन हो गया। अभी इसको मैं टफ नहीं बोल सकता, बिल्कुल टफ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सब क्लास में कराए हुए, रिवीजन की जरूरत थी। जो आपने नहीं करा होगा और करा है तो आप भूल गए हो, और भूलने का कारण है आपका प्रेशर, जो एग्जाम प्रेशर आपके ऊपर हावी हो गया ना। पूरे साल आपको बताया है कि एग्जाम क्रैक होगा 2 चीजों से, क्लास की पढ़ाई से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से। तुम पढ़ कितना भी लेना, क्वेश्चन कितने भी लगा लेना, लेकिन अगर एग्जाम में अपने मेंटल पीस में नहीं रह पाए, अगर प्रेशर मैनेज नहीं कर पाए, तो आपको एक एक क्वेश्चन में बहुत बहुत टाइम लगेगा, और फिर आपका पेपर या तो छूट जाएगा या आपसे गलतियां हो जाएंगी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, मतलब टीआरएनए और आरआरएनए डू नॉट इंटरेक्ट विद एमआरएनए। अरे जी क्या बात हो गई, सब करते हैं, ठीक है ना, टीआरएनए भी करता है, आरआरएनए भी करता है और एमआरएनए, तीनों इंटरेक्ट करते हैं, तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस हो पाती है। अरे कैसी बात कर दी, ऐसा नहीं, गलत हो गई। उसके बाद आरएनए इंटरफेरेंस मतलब आरएनएआई टेक्निक टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक, बिल्कुल सही बात है, एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस। अरे तुम इधर आओ यार, फिर आ गए तुम इधर, इधर आओ। किस लिए, हाँ बिल्कुल सही है, सेलुलर डिफेंस में आरएनएआई का इस्तेमाल करते हैं। ये हमने कहां पढ़ा था, बताओ कहां पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था बायोटेक का एप्लीकेशन पढ़ा था, बहुत सिंपल एनसीईआरटी की लाइन है। बायोटेक का जब एप्लीकेशन पढ़ा था तो हमने पढ़ा था निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट बनाया था, टोबैको का प्लांट बनाया था, जिसे मलाइडोगानी इनकॉग्निशा अटैक करता था, उससे बचाने के लिए हम ये टेक्निक इस्तेमाल करते थे। याद करो, क्लासरूम में पढ़ाया गया है ये, कैसी बातें कर रहे हो इसी बायोटेक का पहले वाले चैप्टर से, प्रिंसिपल्स वाले से, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, एक प्लाज्मिड बनाया, और प्लाज्मिड को बोलते हैं क्लोनिंग वेक्टर। इसका काम है आपके फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर करना। अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन सीख लेते हैं। इन द अबव रिप्रेजेंटेड प्लाज्मिड, अरे यार इधर देखो, आ जाओ बेटे जल्दी से आओ, कम ऑन, यही लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है, एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इज इंसर्टेड एट इकोलाई। तो देखो इकोलाई वाली साइट कहां है, ये है, देखो इकोलाई वाली साइट ये है, यहां पर हम एलियन डीएनए को प्लेस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी विल बी चूजन टू सिलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट। अब हमें रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी पहचाननी है। अब देखो ये वाली जो क्लोनिंग साइट है, इसको कट कौन करेगा, इको आर1 कट करेगा, इको आर1 इसको कट कर देगा, और इस साइट को बोलते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाली साइट। अब अगर ये साइट बनी रहेगी तो ये जीन बना रहेगा, अगर ये जीन बना रहेगा तो ये एंजाइम बनेगा, और ये एंजाइम ही ब्लू कलर की कॉलोनी बनाता था। याद करो जब आपने PUC8 वाला क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा था तब आपको बताया था, ठीक है। अगर ये डीएनए का या जीन प्रेजेंट है तो ये एंजाइम बनेगा, ब्लू कलर की कॉलोनी बनेगी, और तुमने इसको काट के यहां एलियन जीन जोड़ दिया तो हो जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो उसकी वजह से ब्लू कॉलोनी नहीं बनेगी, कलरलेस होगी। तो ब्लू कॉलोनी ना व्हाइट कॉलोनी विल बी सिलेक्ट। अरे वाह, ये वाला ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन तो हमने क्लास में कराया था आपको, ठीक है। एक बच्चे ने डाउट भी पूछा था, याद करो, कि व्हाइट कलर की कॉलोनी बन रही थी, वो कह रहा था सर आप कह रहे थे कलरलेस बनेगी, इसमें तो व्हाइट दे रखी है, तो हाँ भाई व्हाइट ही बनेगी, ठीक है। तो ये वाला हो गया। इसको क्या बोलोगे भाई, तुम बताओ, मीडियम बोल दूं, चलो मीडियम तुम्हारी वजह से रख दिया, लेकिन ये टफ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म वॉज यूज्ड बाय एली लिली। लो भैया, एली लिली एक कंपनी है, ठीक है, अमेरिकन कंपनी, जहां इंसुलिन बनाया जाता था, और उसमें इकोलाई बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते थे। कौन सा, इकोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। ये भी आसान क्वेश्चन हो गया। नेम द क्लास, अरे भाई बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन ही है एनसीईआरटी का, ठीक है। ये स्टेटमेंट नहीं दे रखा है, बताओ। ये देखो, ये एक है सबस्ट्रेट, ये दूसरा सबस्ट्रेट है, इसका फंक्शनल ग्रुप उठा के यहां लगा दिया गया है। देखो ये सबस्ट्रेट अलग हो गया, ये अलग बन गया, तो एक सबस्ट्रेट का फंक्शनल ग्रुप हटा के दूसरे पे लगा दो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो ये काम किसका था, ट्रांसफरेज एंजाइम का था। याद करो, बिल्कुल सीधा सीधा एनसीईआरटी से, बाहर से थोड़ी है। बस उन्होंने इस बार थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया है इस बात पे कि बच्चों के नंबर हम कैसे काटे, ठीक है। बाकी तो और सब्जेक्ट के भी देखे, तुम्हें पैनिक किया है, तुम डर गए, दुनिया तुम्हें डरा रही है और तुम डर रहे हो। देखो, फाइंड अ स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अब भैया मोनोकॉट स्टेम का हमने आपको ट्रांसफर सेक्शन पढ़ाया है, तो देखो भैया ये कह रहे हैं हाइपोडर्मिस क्या है, पेरेनकाइमेटस। नहीं भैया, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है हाइपोडर्मिस। मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस बनी होती है स्क्लेरेनकाइमा की, ना कि पेरेनकाइमा की। तो भैया ये नॉट ही तो पूछा था, सही बोल रहा हूं क्या, हाँ नॉट, यही वाला हो गया आंसर, ठीक। अगला देखें, चलो भाई, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट। अच्छा देखो, जैसे अभी टेरोडोफाइट का पूछा था, इसी ब्रायोफाइटा का पूछा है, उसमें भी लाइफ साइकिल आनी चाहिए थी, इसमें भी आनी चाहिए। तो भैया देख लेते हैं, हम देखते हैं फ्यूजन ऑफ एंथ्रोजोइट विद एग, अटैचमेंट ऑफ गैमेटोफाइट टू सबस्ट्रेट। देखो भैया, आपने ब्रायोफाइट का प्लांट देखा था, वो एक गैमेटोफिटिक प्लांट था, इसमें नीचे राइजोइट पड़े थे, ये मेल वाली ब्रांच आपको बताई थी,
दूसरी बताई थी फीमेल ब्रांच, याद करो, मेल ब्रांच और फीमेल ब्रांच वाला था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। सबसे पहले ये जो इसको बोलते हैं गैमीटोफाइट, ये ब्रायोफाइट का जो प्लांट होता है वो गैमीटोफाइट होता है, मतलब उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। ठीक, उसके बाद गैमीटोफाइट हो गया। ठीक, उसके बाद देखो फॉर्मेशन हो गया, रिलीज ऑफ एंथ्रोसाइट इन वाटर, फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब देखो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, मेल एंथ्रोजॉइड रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, एंथ्रोजॉइड। ठीक है, ये एंथ्रोजॉइड है। एंथ्रोजॉइड निकल के कहां जाएगा, फीमेल की आर्चिगोनियम में जाएगा। कहां जाएगा, फीमेल की आर्चिगोनियम में। ठीक है, यहां चला जाएगा। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2। उसके बाद जैसे ही फीमेल के पास पहुंचेगा उनका फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन जैसे ही हो जाएगा क्या बन जाएगा अंदर, जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद उसमें होगा रिडक्शन डिवीजन। नहीं, पहले जाइगोट से हम बनाएंगे स्पोरोफाइट, तो इस प्लांट पे एक लंबा सा स्पोरोफाइट बन जाता है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया अगला 1 2 3 4, और 4 के बाद अब आएगा 5, है ना। ठीक है, ये बनेगा स्पोर को, वो क्या कहते हैं, कैप्सूल बोलते हैं इसको बोलते हैं कैप्सूल। मॉस प्लांट में इस तरह से कैप्सूल बनता है। यहाँ पर स्पोर सैक होता है, स्पोर सैक के अंदर होती है स्पोर मदर सेल, जिसमें होता है मियोसिस, और मियोसिस के बाद बनता है स्पोर। ठीक है, ऐसे कुछ है क्या, रिडक्शन डिवीजन टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, और इसी से एक नया प्लांट बन जाएगा बाय प्रोटोनिमा। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5। तो देखो आंसर क्या बना, आंसर बना आपका बी, फिर उसके बाद ई, बी ई ए के बाद आपका होगा सी, बी ई ए सी, और फिर लास्ट में होगा देखो डी। नहीं, गलत बोल रहा हूं मैं, कुछ गलत बोल गया, फिर से देखते हैं। ये हम बनाएंगे बी, ये हो गया बी के बाद कहाँ गया यार, ई है ये। तुम हटो यार यहाँ से, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, इस साइड में आ जाओ, चलो जल्दी से। देखो अब दिख जाएगा मुझे, ये हो गया बी, फिर उसके बाद ई हो गया, ई के बाद क्या आएगा आपका, ए आएगा। अरे यार हटा दो, तो ये दिक्कत है, ए आएगा। ठीक है, ए के बाद क्या आएगा, नंबर 4 क्या है, डी, ए डी, और फिर आएगा सी। सही है, बी ई ए डी सी, ये वाला आंसर हो गया। देखो यहां लगाता हूं। हाँ, आज ऐप भी मुझे परेशान कर रही है, गुस्सा हो रही है मुझसे। ये वाला देखो, तो ये थर्ड आंसर हो गया इसका, समझ में आ गया। ये भी आसान क्वेश्चन है अगर तुम, लेकिन हाँ, ये बात मैं मान सकता हूं, मैं आपकी एक बात मान सकता हूं कि इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, और इस टाइम की वजह से तुम परेशान हो रहे होगे, मैं समझ गया तुम्हारी बात कि पेपर में टाइम लगा, तो जैसे ही 40 मिनट से ऊपर पहुंचे तुमने घबराना शुरू कर दिया। अरे अभी तो केमिस्ट्री बची है, फिजिक्स बची है। लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी, मैंने तुमसे कहा था बेवफा नहीं बनना है, वफा करना है। जब जिसके साथ हो उसी के साथ रहो। जब बायोलॉजी कर रहे हो तो पूरा फोकस होके बायोलॉजी पर ही करना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में एकदम से मत सोचो, घबराओ मत। ठीक है, और तुमने वो करा है, इस वजह से तुम परेशान हो। खैर चलो कोई बात नहीं, अगर टफ हुआ है तो सबके लिए होगा, तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं। और सिलेक्शन नंबर से नहीं, आपकी रैंक से होने वाला है। ठीक, जब सबके नंबर कम होंगे तो रैंक भी आपकी उसी हिसाब से आएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच आर करेक्ट, इसके अलावा कुछ दे रखा है नहीं, हमें चारों ऑप्शन पढ़ के देखने हैं करेक्ट कौन सा है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब सीटी स्कैन, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है कैंसर को। हाँ भैया, इंटरनल ऑर्गन में अगर आपको कैंसर है तो हम सीटी स्कैन और एमआरआई से पता कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल नॉन कैंसरस सेल। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, कीमोथेरेपी नाम सुना है ना तुमने, वो कैंसरस सेल को मारने के लिए होता है, ना कि नॉन कैंसरस को। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट कैंसर पेशेंट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर, बिल्कुल सही बात है भाई। आपको बताया था कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी और इनका कॉम्बिनेशन कैंसर से बचाता है। तो जो अल्फा इंटरफेरॉन दिए जाते हैं वो एक तरह का इम्यूनोथेरेपी का पार्ट है, तो ये बात भी सही है। उसके बाद कीमोथेरेपेटिक ड्रग आर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर ना, ये कीमोथेरेपिक तो थोड़ी बोलते हैं, ये अल्फा इंटरफेरॉन जो होता है, अल्फा इंटरफेरॉन, इनको बोला जाता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इन द केस ऑफ ल्यूकीमिया ब्लड सेल काउंट आर डिक्रीज, ना ना ना, लाखों में हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है।
तो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर है, इसमें WBCs का नंबर लाखों में हो जाता है, तो बढ़ता है। तो पहला सही है, उसके बाद ये कौन सा है, कौन सा है, A C नहीं है, A C है, उसके बाद बाकी गलत, A और C सही है, देखो है ऑप्शन ये वाला है, A और C आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, चलो भाई फटाक से देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, सेल वाले चैप्टर का है। अब सोचो जरा, सेंट्रोमियर का काम क्या होता था, सेल को डिवाइड करना। उसके बाद सीलियम, ये मूवमेंट से रिलेटेड कहीं लिखा होगा, कहां लिखा है, सेल का मूवमेंट लिखा है, ये देखो, ठीक, सेल में। उसके बाद सीटी, माइटोकॉन्ड्रिया में सीटी क्रिस्टी होती, क्रिस्टी सीटी बोल रहा हूं मैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो आपका क्या आंसर बना, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, ऐसा ऑप्शन देखो, 2 3 4 1, 2 3 4, गलत लिख दिया, 1 4 सही है, 2 3 1 4, ठीक है, ये हो गया। अगला देखो, क्लोरोफिल की बात करते हैं। क्लोरोफिल ए होता है ब्लू ग्रीन कलर का, बी होता है येलो ग्रीन कलर का, ज़ैंथोफिल येलो होता है, और ये येलो टू ऑरेंज होता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या बना, 3 1 3 1 2 4 है ना, दूसरा कहां है, हाँ 3 1 2 4, तो 3 1 2 4 वाला देखो, ये वाला आंसर होगा। ये सब याद करने का, ये कहां दे रखा था, फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाया था तो भी दे रखा था। उसके बाद क्लोरोफाइसी में हम सीख सकते थे, कई जगह पर पढ़ाया जाता है, मैं कई जगह पर बताता हूं याद कराने के लिए। उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन्स तीसरे महीने के आखिर तक हो जाता है, और तीसरे महीने में 3 महीने में 12 हफ्ते होते हैं, 1 महीने में 4, तो 3 महीने में 12, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ए हो गया ठीक। बी की बात करते हैं, ह्यूमन प्रेगनेंसी मेजर ऑर्गन, अरे ये तो गलत हो गया, 8 हफ्ते थोड़ी, 2 हफ्ते पे थोड़ी होता है, गलत हो गया। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म पहले मंथ के एंड पे हो जाना चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्ब एंड डिजिट्स बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ, ये बात भी सही है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द अपीयरेंस ऑफ हेयर इन यूजुअली ऑब्जर्व 5th में, चाहिए 5th में मूवमेंट भी होता है और हेयर भी डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सही हो गए, ई डी और ऊपर क्या है, ए है और सी है ना, ए सी डी ई, देखो ऑप्शन ऐसा कुछ है, ए सी डी ई, ये वाला ऑप्शन हो गया 4th वाला, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कर लें, चलो भैया अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, इन द सीड ऑफ सीरियल्स द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट बाय द एम्ब्रियो। अरे भाई जब मोनोकॉट सीड देखोगे, तो जब आपने मोनोकॉट सीड देखा होगा तो इस तरह का देखते हैं, इसमें इस तरह से ये एक एलोरॉन की लेयर होती है, ये एक एलोरॉन की लेयर होती है जो एंडोस्पर्म को डिवाइड करती है यहाँ के एम्ब्रियो से, यहाँ एम्ब्रियो होता है, तो एलोरॉन आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको हम कहीं से भी मीडियम भी नहीं बोल सकते। अब आओ इस वाले क्वेश्चन पे, यहां तुम्हारा दिमाग लगेगा, ठीक है, टफ नहीं है, दिमाग लगेगा। क्या पूछा गया है, डायग्राम दे रखा है प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड का, ठीक है। चलो भैया समझो, हमारा जो प्रॉक्सिमल पीसीटी पे मैंने बताया था मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी से, ठीक है। डीसीटी से NaCl और वाटर दोनों का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो जब कभी हम रीएब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो यहां पर हम एरो ऊपर की तरफ लगा देंगे, बाहर की तरफ लगा देंगे, अगर हम रीएब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। और अगर सिक्रीशन की बात करेंगे तो नेफ्रॉन की टुवर्ड्स लगा देंगे। तो पीसीटी और डीसीटी रीएब्जॉर्प्शन के लिए भी हैं और ट्यूबुलर सिक्रीशन के लिए भी हैं। और ट्यूबुलर सिक्रीशन किस किस का होता है, तो आप बताओगे, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, इनका होता है। और रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, हर एक चीज का होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो देखो ये वाला ऑप्शन देखते हैं, बाइकार्बोनाइन का रीएब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल सही। NaCl का होता है, बिल्कुल सही। एचाइन का होता है सिक्रीशन, और वाटर का सिक्रीशन नहीं होता, इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये गलत हो गया। दूसरा देखो, इन तीनों का रीएब्जॉर्प्शन होगा, बिल्कुल सही। इन दोनों का ट्यूब के अंदर सिक्रीशन होगा, बिल्कुल सही। इनका यहां से रीएब्जॉर्प्शन होगा, बिल्कुल सही। इनका होगा लेकिन इसका नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो गया। फिर आओ इधर, इन तीनों का रीएब्जॉर्प्शन होगा, बिल्कुल सही बात है, वाटर NaCl, ठीक है। इसका सिक्रीशन होगा, हाँ बिल्कुल सही। इसका सिक्रीशन होगा, बिल्कुल सही। इधर देखो, तीनों का रीएब्जॉर्प्शन होगा, हाँ होगा, बिल्कुल सही। इसका सिक्रीशन होगा, यही आंसर है, ठीक है। तो सेकंड वाला आंसर हो गया। आपको ये पता होना चाहिए किसका रीएब्जॉर्प्शन होता है और किसका सिक्रीशन। बच्चे यहाँ पे सच में बहुत गलती करते हैं, तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सोचने वाला हो सकता है,
लेकिन टफ मैं फिर भी नहीं बोल सकता। आहा, आ गया एनसीईआरटी का प्यारा क्वेश्चन आ गया डायग्राम वाला। ठीक है, चलो भैया क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ बायोरिएक्टर, और इसका क्या यूज है? अच्छा, फोम ब्रेकर बताना है हमें इस डायग्राम में। अरे पीछे जा, फोम ब्रेकर बताना। तो भैया ये तो मोटर हो गई, ये हो गया फोम ब्रेकर, ये हो गया फोम ब्रेकर, ये हो गया इसके ब्लेड, फ्लैट ब्लेड बोलते थे, और ये स्ट्राइल एयर हो गई। तो हमें क्या पूछना है? फोम ब्रेकर। सी आंसर होना चाहिए, फोर्थ वाला आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? ये मैंने तुमको सिखाया है कि एनसीईआरटी के डायग्राम कैसे पढ़ने। देखो मैं बोलता था तुमसे, लाइन लिखी होगी ABCD कर देंगे उड़ा के, लो कर दिया उन्होंने, यही तो करा है और थोड़ी कुछ करा है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। गर्दन में दिक्कत हो गई है बहुत। चलो भाई अगला देखते हैं, घबराना थोड़ी, दर्द हो रहा है होने दो। अ टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल। बिल्कुल सही बात है। अगर हम एक टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक की बात करें तो इसमें 3 सेल होती हैं ऊपर, 3 सेल होती हैं नीचे, मतलब ये चलाजा की तरफ, ये माइक्रोपाइल की तरफ, इनका नाम एंटीपोडल, इसका नाम एक्स सेल, और साइड वाली सिनर्जिड सेल, और बीच में सेंट्रल सेल होती है जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होती हैं। 7 सेल कैसे? 3 ऊपर एंटीपोडल, 1 2 3, ये नीचे एक्स सेल सिनर्जिड, और ये सेंट्रल सेल। ठीक है, ये वाला। अच्छा, ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। द एग apparatus हैज 2 पोलर क्या बोला यार? 2 पोलर न्यूक्लियाई मेरे बेटे कैसे हो जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई तो सेंट्रल सेल में होते हैं, और एग apparatus क्या है? ये एग सेल प्लस ये दोनों जो सिनर्जिड सेल है, इनको मिलाकर हम बोलते हैं मेरे बेटे एग apparatus। आगे समझे? चलो भाई अब अगला देखते हैं। A specialized membranous structure in the prokaryotic cell which help in cell wall formation, DNA का replication, respiration, मीसोसोम। ये आपने जब पढ़ा था सेल, कौन सा? बैक्टीरिया पढ़ा था, याद करो, मुनैरा पढ़ा रहे थे तब बैक्टीरिया पढ़ाया था, तब आपने देखा था कि मीसोसोम ये सारे काम करता है, सेल वॉल बनाएगा, रेस्पिरेशन, रेप्लिकेशन करेगा, रेस्पिरेशन कराएगा। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन में ही काउंट होगा। Which of the following are post transcriptional event in eukaryotic cell? ये सोचने का है, सोचो भाई, आराम से सोचो। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट, अब समझो, आपने पढ़ा था कि हमारे पास डीएनए होता है, हम डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस ट्रांसक्रिप्शन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक में डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता है, पहले बनता है एचएनआरएनए और फिर इसके बाद एमआरएनए बनता है। अगर आपको एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाना है तो 3 प्रोसेस कराने पड़ते थे। सबसे पहले जीन की स्प्लाइसिंग करानी पड़ती थी, जिसमें इंट्रॉन को काट के अलग करते थे, उसके बाद एक्सॉन आपस में जुड़ जाते थे। दूसरा, आपको कैपिंग करनी होती थी, उसमें हम क्या करते थे? मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ते थे। फिर हम क्या करते थे? टेलिंग करते थे, जिसमें आपके एडिनोसिन जोड़े जाते थे, ठीक है, सॉरी, एडेनिन रेसिड्यू जोड़े जाते थे, ये करते थे। और एमआरएनए की डायरेक्शन जो बनती थी वो थी 5' से 3'। यहां पर जो इसको बंद करते थे कैपिंग, और यहां करते थे टेलिंग। याद करो, कुछ याद आ रहा है? तो अब इससे रिलेटेड ऑप्शन ढूंढ लो। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग। ना, स्प्लाइसिंग से पहले का कोई झाड़ नहीं है। इंट्रॉन को रिमूव करके एक्सॉन को ज्वाइन करेंगे, हाँ ये बात सच है। एडिशन करेंगे मिथाइल ग्रुप का 5' पे, हाँ कैपिंग बोलते हैं इसको, बिल्कुल सही है। एडिशन ऑफ एडेनिन रेसिड्यू 3' पर एचआरएनए के, ये बात भी बिल्कुल सही है, इसी को टेलिंग बोलते हैं। बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, ना 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 ना, ये कहां हो जाएगा? सिंगल स्टैंडर्ड बना रहे, डबल स्टैंडर्ड थोड़ी बना रहे। तो हमारे कौन से सही हुए भाई? बी सी डी, ये सही हो गया। ऑप्शन देखो, बी सी डी ओनली, ये वाला हो गया। क्लियर हो गया? अगला समझे? चलो भाई अगला, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट? पहले समझ लो इसका मतलब क्या, पॉलीजेनिक ट्रेट का। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम मेंडलिज्म के एक्सेप्शन में काउंट करते हैं। जनरली एक जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, एक जीन एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है मेरे बेटे, लेकिन यहां पर एक से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे स्किन का कलर 3 अलग अलग जीन से कंट्रोल हो रहा है, तो ये पॉलीजेनिक हो जाएगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को मेंडेलियन का एक्सेप्शन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? हाँ,
ये होगा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। याद आ गया? याद करो भैया, बहुत आसान था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कंटेन हीम, वेरी गुड, एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। चलो मैं तो तुम्हें पहले थोड़ा प्रोस्थेटिक ग्रुप बताता हूं। देखो समझ गया, हमने देखा था होलो एंजाइम, हमने क्या पढ़ा था बेटा, याद करो, बायोमोलिक्यूल में लास्ट टॉपिक है होलो एंजाइम। इसमें दो चीजें पढ़ते थे, एक पढ़ते थे एपो एंजाइम और पढ़ते थे कोफैक्टर। एपो एंजाइम और कोफैक्टर को अगर मिला दो तो होलो एंजाइम बोलते हैं। ये प्रोटीन वाला पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन वाला पार्ट है। जो नॉन प्रोटीन वाला कोफैक्टर वाला पार्ट है, इसके तीन पार्ट थे, एक था प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक था कोएंजाइम और एक था मेटालाइन। तो ये मेटालाइन के बारे में पूछ रहे हैं। तो भैया कैटलेज, ये जो एंजाइम है इनमें कौन होता है जल्दी बताओ, इनमें होता है हीम, ठीक है। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस सक्सिनेट पर काम करता है। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेट इसका होता है जिंक, और रुबिस को तो आपने पढ़ा ही है, कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कराता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ आंसर है मेरे बेटे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है, फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा है। तो ये है रामदेव मिश्रा, कहां गए तुम, ये रामदेव मिश्रा जो है इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। ये तो तुमने इकोलॉजी की शुरुआत में ही पढ़ लिया था पहली पेज पे। अब इसकी बात कर लो, देखो क्या क्या भाई, हर्षे चेस ने क्या किया, यूक्रोमेटिन फेड, अच्छा चलो सही है। तो भाई आ जाओ, हर्षे चेस कहां हो तुम, इसका है डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये हर्षे चेस ने बताया था, मतलब नंबर 4, ठीक। उसके बाद यूक्रोमेटिन कैसे होते हैं, ये होते हैं लाइट कलर के, लूजली पैक्ड, तो ये हो गया आपका 3, ठीक। उसके बाद ग्रिफिथ ने क्या किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे काम किया था, तो ये हो गया 1। हेट्रोक्रोमेटिन कैसे होते हैं, डेंसली पैक्ड, डार्क कलर के, तो ये हो गया आपका 2। 4 3 1 2 देखो, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये वाला आंसर है, थर्ड वाला आंसर, ठीक है, हो गया मैच। अगला देखो, न्यूप्लास्टिक, न्यूप्लास्टिक क्या है, जो कैंसर में ट्यूमर बनता है उसको न्यूप्लास्ट बोलते हैं। तो न्यूप्लास्टिक सेल कैंसरस सेल की बात करें तो न्यूप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल रिफर्स टू, तो कैंसर सेल की खास बात, अ मास ऑफ प्रोलिफरेटिव सेल्स, मतलब एक सेल है, सेल ने डिवाइड करके एक मास डेवलप कर लिया है, उस सेल मास की बात हो रही है, तो वो न्यूप्लास्टिक सेल है, बिल्कुल सही बात है। इन्हें बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, हाँ कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता है। इन्वेजन एंड डैमेज द सराउंडिंग टिश्यू, ये आसपास की सेल पर अटैक करता है, उनको भी डैमेज करता है, बिल्कुल सही बात है। दोज कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, ये बात गलत है, ये अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहें ये जरूरी नहीं है, ये लोकेशन बदल भी सकते हैं, इसी को हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। अपनी जगह पे ही रहता तो बिनाइन, और नियोप्लास्टिक वाला तो इधर से उधर जाता ही है। तो हमारे कौन से हो गए, ए बी सी वाला देखो, ठीक है, ये वाला आंसर ठीक हो गया, ठीक है बच्चों, आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, पक्का, आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है स्टेटमेंट 1 और 2 देखते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, बिल्कुल सही बात है, और उनका यूज कर रहे हो डीएनए रिकॉम्बिनेंट, मतलब आरडीएनए बनाने के लिए आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन से डीएनए के टुकड़े निकाल लिए। हाँ ये तो हम करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस निकाल लेते हैं, वही करते हैं। स्मॉलर साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व नियर एनोड, बिल्कुल सही बात है, जो छोटे छोटे हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, और जो लार्जर हैं वो कहाँ रह जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, बेल्स की तरफ, ठीक है, एग्रोजेल में। तो भैया इस तरह से पढ़ा था, ये इस तरह से आपका वो था, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन थी, यहाँ पर बेल्स बने थे, यहाँ पर डीएनए की लोडिंग होती थी, ये नेगेटिव चार्ज था, डीएनए खुद नेगेटिव होते हैं तो टुवर्ड पॉजिटिव जाते हैं, छोटा वाला इधर, उससे बड़ा इधर, उससे बड़ा इधर, इससे बड़ा इधर, ठीक है, जितने छोटे होंगे वो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक हो गए, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो देखो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर हो गया। अगला देखें क्वेश्चन, अगला देखते हैं, इनको मैच करना, अरे वाह क्या मस्त क्वेश्चन आया। एडेनोसिन एडेनालिक एसिड, ठीक है ना, तो बताओ क्या है, एडेनोसिन एक तरह का न्यूक्लियोटाइड है, नहीं न्यूक्लियोसाइड है, ये हो गया आपका 3, ठीक है। एडेनाइलिक एसिड ये है न्यूक्लियोटाइड, ये 2 हो गया। एडेनिन क्या है, नाइट्रोजन बेस होता है, ये नाइट्रोजन बेस हो गया। और एलेनिन क्या है, ये अमीनो एसिड का नाम है। 3 2 1 4 देखो, 3 सब 3 ही वाले हैं, 3 2 4 1 1 4, 3 2 1 4 ये वाला है, ठीक है, तो ये वाला आंसर हो गया, क्लियर हो गया। अरे ये तो तुमने क्लास में पढ़ा था, क्लास में सॉल्व कराया था, इस तरह क्वेश्चन भी तो दिया था एक तरह का, कैसी बातें करते हो तुम लोग,
कंसीडर द फॉलोइंग, इनको कंसीडर करना है और कुछ करना है क्या? चूज द करेक्ट, अच्छा करेक्ट वाला आंसर देना है, अच्छा ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन मेल गैमेटो, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो फीमेल में रिडक्टिव डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस, फीमेल में oogenesis होती है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, दोनों में से किस में मियोसिस पहले स्टार्ट होगी? तो फीमेल में तो पैदा होने से पहले ही हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और एडल्ट में पैदा होने के बाद प्यूबर्टी आती तब स्टार्ट होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द गैप बिटवीन फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकंड मियोटिक डिवीजन इट्स मच शॉर्टर इन मेल कंपेयर टू फीमेल, बिल्कुल सही बात है। फीमेल में पहला मियोसिस कहां शुरू हो गया था? एम्ब्रियो में। दूसरा कब होगा? प्यूबर्टी के बाद, है ना, प्यूबर्टी के बाद जब स्पर्म पेनिट्रेशन होगा तब, ठीक है। और मेल में तो दोनों ही प्यूबर्टी पे हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी सही हो गया। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte ना भाई, ये प्राइमरी oocyte है, जब ये डिवाइड होता था सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनता था, तो यहां पर आंसर होना चाहिए था सेकेंडरी oocyte, तो ये वाला गलत हो गया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज, मतलब एलएच सर्ज होता है, तो उससे क्या होता था? ओव्यूलेशन होता था, लीड्स टू डिजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ना 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 ना, यहां पे तो या तो लिखा होता प्रोजेस्ट्रॉन, तब ये सही हो जाता, प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से कि डेफिशिएंसी से एंडोमेट्रियम टूटती है, और एलएच की वजह से ओव्यूलेशन होता है। ये बात समझ आ गई? तो दोनों गलत हो गए, पहला सही है, दूसरा सही है ना, ए बी वाला ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है मेरे बेटे, अगला क्वेश्चन करें, चलो भाई। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा के सारे मेंबर एक्टोपैरासाइट होते हैं। लो क्लास नोट्स के हैं सारे क्वेश्चन, क्लास नोट्स में से ही हो रहे हैं सॉल्व। अब बताओ और क्या चाहिए तुमको? देखो, प्राइमरी फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी apparatus is to packaging the material made by the endoplasmic reticulum and deliver it to intracellular target and outside the cell, बिल्कुल सही बात है। देखो भैया, गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों एक दूसरे के पास होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी बनाया उसकी पैकेजिंग करना किसका काम होता है? आप बताओगे, इसकी पैकेजिंग करने का काम गोल्जी बॉडी का है। और फिर वो एक बार पैकेट हो गए तो वो गोल्जी बॉडी की सिस फेस से ट्रांस फेस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, ये बताया था आपको जब सेल पढ़ाया था, ठीक है। दूसरा, वेसिकल कंटेनिंग मटेरियल मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस, बिल्कुल सही बात है, गोल्जी बॉडी, एंड दे मॉडिफाइड एंड रिलीज बाय द ट्रांस फेस, बिल्कुल जो भी मैंने बोला वही लिखा है। गोल्जी बॉडी मतलब क्या हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में केमिकल बनाया, जो भी केमिकल बनाया वो गया गोल्जी बॉडी के पास, जैसे उसके पास पहुंचा उसने उसको मॉडिफाई करा, मतलब वेसिकल बना दी और उसको सिस फेस से पहुंचाया ट्रांस फेस, फिर आगे चला गया, पूरी सेल के अंदर मूव करेगा, सेल के बाहर भी जा सकता है, ठीक है। फिर अरे ये तो रीजन बोल रहे हैं ना, रीजन नहीं है, रीजन इसका ये है क्योंकि दोनों एक दूसरे के बहुत पास होते हैं इसलिए ये ऐसा कर पाती है, ये तो ने उसकी प्रॉपर्टी बता दी, ठीक है। तो ये सही है, सही ये भी है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो सेकंड आंसर होगा, क्या होगा? सेकंड आंसर। क्लियर हो गया? चलो अगला। अरे वाह, मुझे ऐसे क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है, आप भी करा करो, प्रैक्टिस किया करो। स्क्यूटेलम क्या है बताओ भैया? स्क्यूटेलम क्या है? कॉटिलिडन है मोनोकॉट सीड का, ठीक है। उसके बाद नॉन एल्ब्यूमिनस सीड किस में होता है? मतलब जिसमें एंडोस्पर्म ना हो उसको हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, और जिसमें एंडोस्पर्म होता है उसे बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। तो ग्राउंडनट में नहीं होता, ठीक है। एपीब्लास्ट, ओ माय गॉड, ये सेकंड कॉटिलिडन का रूडिमेंट होता है, ठीक है। किसका? सेकंड कॉटिलिडन का। तो ये हो गया 2 3 4। पेरिस्पर्मिक सीड वो होते हैं जिसमें न्यूसेलस बचा रह जाता है, परसिस्टेंट न्यूसेलस होगा उसे हम पेरिस्पर्मिक सीड कहेंगे। तो क्या 2 3 4 1। अगला क्वेश्चन देखो भाई, असर्शन रीजन का है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेड। कितनी बार पढ़ाया होगा एनिमल किंगडम? शुरुआत में बता देते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं वो सारे कॉर्डेट हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। बिकॉज द मेंबर ऑफ, हम जब भी रीजन पढ़े ना बिकॉज लगा के पढ़ा करो, रीजन के लिए बिकॉज लगा के पढ़ा करो। द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस एंड, बिल्कुल सही बात है। देखो समझो, जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनको कॉर्डेट कहेंगे, लेकिन कॉर्डेट को वर्टिब्रेट नहीं कहेंगे। उसका रीजन ये है कि कॉर्डेट तब बोलते हैं जब उसमें नोटोकॉर्ड है, और अगर वो नोटोकॉर्ड, एम्ब्रियो में तो नोटोकॉर्ड है, बाद में जब वो एडल्ट बनता है तो नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम या स्कल बन जाए तो उसको हम वर्टिब्रेट और क्रेनिएट बोलते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, दोनों चीजें सही है।
एक्सप्लेनेशन भी है और करेक्ट भी है। तो ये आंसर हो गया सही। अगला देखो, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट इट इज दैट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पता ना है, चलो भैया देख लेते हैं। ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट और 2 हैवी चेन। देखो भैया ये एंटीबॉडी है, इसमें 2 हैवी चेन हो गई और 2 लाइट चेन हो गई, ठीक है। ऊपर वाला वेरिएबल पार्ट होता है, नीचे वाला कांस्टेंट होता है, ये पढ़ाया था। इसका ये यहां से शुरू होती है तो ये होता है आपका एन टर्मिनल, ये होता है सी टर्मिनल। इसका भी ये एन टर्मिनल होता है, इसका ये सी टर्मिनल होता है। ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट चेन, बिल्कुल सही बात है। द हैवी एंड लाइट चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, बिल्कुल सही। इनमें यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं जिसको जोड़ने का काम करते हैं। दिख रहा है ना तुमको जो मैं बना रहा हूं, दिख रहा है, ठीक है। एंटीजन बाइंडिंग साइट की बात कर लेते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट ये वाली है, ये इसका वेरिएबल पार्ट है सी टर्मिनल, ना सी नहीं, एन टर्मिनल होता है, ये गलत हो गया। उसके बाद कांस्टेंट, नीचे वाला कांस्टेंट है लाइट और हैवी, और दूसरा सी टर्मिनल, हाँ यहाँ पे सी टर्मिनल होता है, ठीक, समझ में आ गया। फिर से देखो, 2 चेन है लाइट और हैवी, बिल्कुल ठीक। दूसरा ये दोनों चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी, ये भी ठीक है। ये वाला कांस्टेंट पार्ट में जो एंड पार्ट है उससे सी टर्मिनल बोलते हैं, और जो ये वेरिएबल पार्ट है यहाँ पे क्या होता है, इसी पर एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, इसको एन टर्मिनल बोलते हैं। अरे मैंने बताया था प्रोटीन की चेन बनाते हैं बायोमोलिक्यूल में, तो उसमें इधर वाला लेफ्ट वाला एन होता है और राइट वाला सी टर्मिनल होता है। तो ये प्रोटीन का ही तो बना है एंटीबॉडी, और कुछ थोड़ी है, कैसी बातें कर रहे हो। तो अरे ऑप्शन कहाँ है इसके, अरे इसका ऑप्शन ही नहीं दे रखा है क्या, नॉट करेक्ट बताना है। हाँ, तो नॉट करेक्ट हो गया थर्ड वाला, नॉट करेक्ट वाला क्या है, थर्ड, ठीक। तो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए था वैसे नीचे। अब ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए इज पॉसिबल बाय आरएनए बिकॉज ऑफ, याद करो जब आपने पढ़ा था, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, नेमेटोड रेजिस्टेंट टोबैको प्लांट जब हम बनाते थे बायोटेक की हेल्प से, तो हम क्या करते थे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए की हेल्प से हम आरएनए साइलेंसिंग करते थे, ठीक है। इसे आरएनए इंटरफेरेंस भी बोलते हैं, आरएनए आई टेक्निक बोलते हैं, जिससे कि हम टोबैको को नेमेटोड से बचाते थे। याद करो। अगला क्वेश्चन, ये भी देखो कितना आसान क्वेश्चन है, क्लास का, ये क्लास के बाहर का नहीं है। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीन आर एंड वाई येलो इंडिपेंडेंस, चलो भाई इंडिपेंडेंस स्टेटमेंट की बात हो गई। हाँ, हमारे पास ये डोमिनेंट जीन हो गए येलो राउंड के लिए, और ये रिसेसिव जीन हो गए ग्रीन रिंकल्ड के लिए। क्या बताना क्या है, व्हाट विल बी द फिनोटाइप रेशियो ऑफ F2 जनरेशन। अरे टू मच आसान, ये डोमिनेंट ये रिसेसिव, इनका क्या आता था 9:3:3:1, 9 आते थे येलो राउंड और 3 आते थे येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड और ग्रीन रिंकल्ड एक। याद करो कितना आसान क्वेश्चन है ये, तो ये बस पढ़ने में तुम्हें टाइम लगा होगा, इससे घबरा गए। अब ये वाला देखो, हिस्टोन, हिस्टोन के अंदर, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर 2 बेसिक अमीनो एसिड होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। बताओ क्या ये आसान है टफ है, तुम बताओ मुझे, ये आसान है टफ है। टाइम भले ही लग रहा होगा तुमको, इसमें नहीं लगेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल, अरे भाई पहले मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं मेनार्क और स्टॉप को बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला देखो, ये तो मुझे मैच करने में बड़ा मजा आता है। हार्ट बनाता है ANF, ठीक है, हार्ट बनाएगा ANF, ये हो गया 3। उसके बाद किडनी बनाएगी इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ये हो गया 1। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बनाता है सिक्रेटिन, और एड्रिनल कॉर्टेक्स बनाता है एल्डोस्टेरोन। तो हो गया 3 1 4 2। देखो कौन सा ऑप्शन है 3 1 4 2, 3 1 4 2, ये वाला चौथा आंसर हो गया। हो गया, मैच कर लिया। अगला देखो, द प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम, अभी तो बताया था होलो एंजाइम बनाया था, उसके 2 पार्ट थे, प्रोटीन पार्ट नॉन प्रोटीन। तो प्रोटीन पार्ट का नाम था एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम होता है कोफैक्टर, और कोफैक्टर में 3 थे, को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और लास्ट क्या था, मेटालाइन। याद करो, अभी तो करा था हमने, ये भी एनसीईआरटी का है। उसके बाद यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, भाई पर ईयर के हिसाब से काउंट वाला ऑप्शन देख लो, ये है 4th ऑप्शन। क्या ये क्लास में आपने नहीं करा है, क्लास का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, कोई टफ नहीं है। स्वीट पोटैटो और पोटैटो एनालोगस ऑर्गन होते हैं, याद करो, इवोल्यूशन पढ़ा था, एनालोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन। तो स्वीट पोटैटो पोटैटो आपके क्या थे, एनालोगस ऑर्गन। और अच्छा, एनालॉजी 2 जगह दे रखी है, अच्छा हाँ, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। जो एनालोगस ऑर्गन होते हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, होमोलोगस डाइवर्जेंट करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगला देख लेते हैं। अच्छा, ये है पेडिग्री वाला, चलो पेडिग्री समझते हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर बर्थ
ऑफ अ चाइल्ड की बात करें, हैविंग नो डिसीज एंड बीइंग अ कैरियर। अच्छा, मतलब कैरियर हो और डिसीज ना हो। चलो भाई एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। वैसे तो देखो सारी चीजें दे रखी हैं। अगर इस तरह का एम्प्टी ब्लॉक है, अगर एम्प्टी ब्लॉक है तो अनअफेक्टेड, शेडेड है तो अफेक्टेड, और डॉट लगी है तो कैरियर। यही है ना, याद करो। तो हमें बेसिकली अच्छा ये वाले फाइंड आउट करने हैं, ये वाले बताने बच्चे। अच्छा, तो इनके माता पिता कौन है? ये वाले। तो ये वाले माता पिता देखो कैसे होगा। मैं दूसरे कलर का पेन लेता हूं, उससे बताता हूं। ये वाला कलर चलेगा? चलो देखते हैं चला के। अब ये अफेक्टेड है तो अफेक्टेड को बोलते हैं एक्स वाई। नहीं ये नहीं चलेगा, दूसरा लेता हूं। चलो भाई दूसरा कलर लेते हैं, ब्लू कलर। देखो ये है मेल अफेक्टेड है, मतलब एक्स डॉट वाई। डॉट मतलब डिसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, अफेक्टेड जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहां कैरियर में भी एक क्रोमोसोम पर जीन होगा। अब इसका क्रॉस करा लेते हैं। अगर इसका क्रॉस इससे कराओगे तो आएगा एक्स डॉट एक्स। ये हो गई फीमेल डिसीज। ये जो फीमेल है कैसी, ये फीमेल जो है ये कैसी हो गई? डिसीज। और इस वाले का क्रॉस अगर इससे कराओगे तो ये बनेगा एक्स डॉट एक्स। तो ये फीमेल जो होगी ये हो जाएगी कैरियर। और हमें कैरियर ही तो पूछा है, कैरियर तो केवल फीमेल होती है, डिसीज ना हो तो एक हो गई, ठीक। टोटल बच्चों का 1/4 पार्ट हो गया। देखो जरा, चाइल्ड हैविंग नो डिसीज विद कैरियर। देखो 4 बच्चे बनेंगे, 4 में से सिर्फ एक ही बच्चा है जो कैरियर होगा, ठीक है। तो भाई 1/4 आंसर हो जाएगा, ठीक। मेल भी बना के देखना, मेल की जरूरत ही नहीं बनाने की, ठीक है। फीमेल कैरियर होती, मेल तो कैरियर है ही नहीं ना यहाँ पे, ठीक। अगला देख लो, टेपिटम। देखो आपने पहला चैप्टर पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें आपने एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। आपने देखा था जो एंथर होता है वो टेट्रागोनल होता है, उसके हर एक कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, उसमें 4 लेयर पड़ी थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। ये उसी की बात हो रही है। जो टेपिटम की सेल्स होती थी वो कैसी होती थी? एक से ज्यादा न्यूक्लियस वाली होती थी, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता था। ऐसा किस लिए होता था? नरिशमेंट के लिए, जिससे कि जो पॉलन ग्रेन बनेंगे उनको डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट जो चाहिए वो मिल सके। तो देख लो भैया, द सेल्स ऑफ टेपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। ये क्लास में पढ़ाया आपको, पढ़ाया है। उसके बाद इसका काम क्या था? मोर देन 1 न्यूक्लियस। टेपिटम इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ नरिशमेंट डेवलपिंग द माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं होता है, पॉलन ग्रेन होता है। क्या होता है बेटा? पॉलन ग्रेन होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अच्छा रीजन है ये, तो एसर्शन सही है, रीजन गलत लो। एसर्शन सही, थर्ड आंसर हो गया। एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन नीड अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमिटोफाइट। अच्छा, फीमेल गैमिटोफाइट बनाना है किससे? मेगास्पोर मदर सेल से। देखो मान लो ये एक मेगास्पोर मदर सेल है। ये कौन है? मेगास्पोर मदर सेल। ये भी उसी चैप्टर का है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का है। मेगास्पोर मदर सेल अगर मान लो तो इसमें एक बार मियोसिस होगी। क्या होगी बेटा? मियोसिस। और उससे क्या होगा? 4 मेगास्पोर बनते थे, याद करो 4 बनते थे। फिर 3 डिजेनरेट हो जाते थे, एक बचता था फंक्शनल मेगास्पोर। ये जो फंक्शनल मेगास्पोर था ये बनाता था एम्ब्रियो सेक, ठीक है। एम्ब्रियो सेक याद आ रहा है कुछ? एम्ब्रियो सेक पढ़ाया था। फिर इस एम्ब्रियो सेक में हमने बनाए थे, फाइनली जब ये मैच्योर हो जाता था तो इसमें 8 न्यूक्लियस बनाते थे, ठीक है। कितने बनाते थे? 8 न्यूक्लियस। तो ये क्या पूछ रहा है? कितनी बार मियोसिस? मियोसिस तो एक सेल में एक ही बार होती है, तो एक हो गई मियोसिस, ठीक है। और माइटोसिस कितनी करनी पड़ेगी? एम्ब्रियो में एक की जगह 8 न्यूक्लियस बनाने। तो देखो 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे एक माइटोसिस पे, फिर 2 से 4 बनेंगे दूसरी माइटोसिस पे, फिर 4 से 8 बनेंगे तीसरी माइटोसिस पे। तो 3 बार माइटोसिस करनी पड़ेगी, एक बार मियोसिस। ऐसा ऑप्शन ढूंढो, 1 मियोसिस 3 माइटोसिस, ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो मियोसिस करके मेगास्पोर बनाओ और माइटोसिस करके एम्ब्रियो सेक को, जो उसका फीमेल गैमेटोफाइट है, उसको डेवलप कर दो। ये भी आ गया। अगला देखो, एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक लेग्यूमिनस की बात हो रही है, तो उसका आंसर हो गया पी। तो पी में जाइगोमॉर्फिक होता है। ये भी तुम्हारा ओहो कितना आसान क्वेश्चन था मॉर्फोलॉजी का, लेकिन बस ये है कि आपने याद रखा होगा तो याद हो जाएगा। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन।
तो आज ये जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इस पेपर के डिस्कशन से हमें ये समझ में आता है कि रिवीजन बहुत जरूरी था। एनसीईआरटी के हर एक पार्ट को बार बार पढ़ना जरूरी था, इतनी बार पढ़ना था कि एक एक लाइन हमें रट जाए, तब काम होगा। और पेशेंस रखना था, पेपर अच्छा होगा। तो अगली बार जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 के लिए, वो इन बातों को ध्यान रखें। रिवीजन इज मस्ट, वन बुक मल्टीपल रिवीजन ही तुम्हें जीत दिलाएगी। ठीक है, अब इस जीत को पाने के लिए तुम्हें रिवीजन की संख्या, नंबर बढ़ाना पड़ेगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन तुम्हें रट जाए तब फायदा होगा, अदरवाइज परेशान हो जाओगे। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर मैच्योरेशन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विद एंटीजन, बिल्कुल सही बात है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब टिश्यू, अच्छा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के नाम पूछें तो देखो, थाइमस प्राइमरी है, बोन मैरो प्राइमरी है, स्प्लीन, पियर पैचेस लिम्फोइड ऑर्गन, लिम्फ ऑर्गन, लिम्फ नोड सॉरी, ये तीनों क्या है, सेकेंडरी हैं। तो क्या हो गया, सीडीई, सीडीई ऑप्शन है कोई, ये है, ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करें। चलो यहां पर दे रखे हैं फिग फ्रूट इज अ नॉन वेजिटेरियन। अरे हट, फ्रूट कब से नॉन वेजिटेरियन हो गया, फिग वाला वेजिटेरियन है, गलत हो गया। फिग वॉस्प एंड फिग ट्री एग्जिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप एज फिग वॉस कंप्लीट, कंप्लीट नहीं करता लाइफ साइकिल। जो वॉस्प होता है वो फिग के अंदर आता है पॉलिनेशन कराने के लिए, दूसरा अपने एग ले करने के लिए, लाइफ साइकिल वहां थोड़ी पूरी करेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत होगा भाई। देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन है, दोनों गलत है। अगला देखो, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर का काम होता है सेल डिवीजन करना, क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल करना। ठीक है, देखो ऐसा ऑप्शन, सेपरेट क्रोमोसोम, पुल करेंगे तो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, एनाफेज स्टेज में होता है। ये तुमने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की खास बात, अरे सुनो तो, जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीड प्लांट कहते हैं, और एंजियोस्पर्म को जिसमें सीड चारों तरफ से ओवरी से एनक्लोज्ड होता है, फ्रूट से एनक्लोज्ड होता है। तो जिम्नोस्पर्म की बात करें, नेकेड सीड ढूंढ लो, सीड आर नेकेड, लो भैया, कितना आसान है। ये तो मेन कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म, पहली लाइन ही ये पढ़ाते हैं हम। अब अगला देखते हैं स्टेटमेंट, फंक्शन द एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन का पहले नाम तो सुन लो, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, कॉमनली बोलते कैटाकोलामाइन। उनका काम क्या है, इमरजेंसी में आपकी हेल्प करना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्हीं की वजह से काम कर पाता है, नर्व की वजह से काम कर पाता है। इसमें क्या होता है, तुम इमेजिन करो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई, तो जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आंखें फैल जाती है गुस्से से, ठीक है ना, मतलब प्यूपिल का डायलेशन हो जाता है, गूज बम्स आ जाते हैं, पाइलो इरेक्शन बोलते हैं, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है कि बहुत सारी लड़ाई करनी तो एनर्जी चाहिए, स्वेटिंग होने लगती है, मुंह का सलाइवा सूखने लगता है। इतनी सारी बातें बताएं, उन्हीं में से ढूंढ लेते हैं। तो देखो, क्या प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, नहीं बेटे, डायलेशन होता है। क्या हाइपरग्लाइसेमिक हो जाएगा, हाँ, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा, तो ये इस हार्मोन की वजह से होता है, इसलिए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। पाइलो इरेक्शन मतलब गूज बम्स आ जाएंगे। इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल, हार्ट बार बार तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो कौन कौन से सही है, 1 2 3, BCD सही है, BCD सही है, ए वाला गलत है। यहां क्या होना चाहिए था, डायलेशन। Why can't insulin be given orally to diabetic patient? अरे भाई सुनो, इंसुलिन प्रोटीन का बना है, अब उसको तुम खा लोगे तो मतलब पी लोगे, इंसुलिन को खा लोगे तो एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन की तरह वो डाइजेस्ट हो जाएगा, और तुम्हारे ब्लड में जाके उसे जो काम करना है वो कर ही नहीं पाएगा। भाई इंसुलिन का काम क्या, ब्लड में जाओ, ब्लड से लिवर में जाओ, और लिवर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करा लो। अब ये ब्लड में जाएगा ही नहीं ना, गट में यूज हो जाएगा, इसलिए नहीं पी सकते। तो ह्यूमन बॉडी विल, हाँ, इट विल डाइजेस्टेड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बिल्कुल सही। आगे सुनिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई मैच करते हैं, मजेदार क्वेश्चन आ गया, टेरिडोफाइट। अरे वाह, देखो याद करो, मैंने क्लास में याद कराया था, साल्विनिया और साल्विया, याद करो, बताया था तुमको क्लास में। देखो टेरिडोफाइट क्या है बताओ, एंजियोस्पर्म साल्विया है, ठीक, और टेरिडोफाइट आपका साल्विनिया है, ठीक, ब्रायोफाइटा पॉलीट्राइकम, और जिम्नोस्पर्म गिंको, याद आ गया। तो टेरिडोफाइट का हो गया साल्विनिया, तो हो गया 4, उसके बाद ब्रायोफाइट का
पॉलीट्राइकम, उसके बाद एंजियोस्पर्म साल्विया, जिम्नोस्पर्म गिंको। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, कहाँ हो गई 4 3 1 2, ये है 4 3 1 2, सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, ये तो क्लास नोट से आ गया भाई, मजा आ गया। अच्छा देखो भाई, हु प्रपोज द जेनेटिक कोड फॉर अमीनो एसिड, ट्रिपलेट वाला तो नहीं है, अमीनो एसिड शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपलेट वाला हमने आपको बताया था। कौन था जिसने प्रपोज किया था कि जेनेटिक कोड जो अमीनो एसिड को कोड करेंगे वो ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, याद करो, गैमो, जॉर्ज गैमो ने बताया था ये। अब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, मैं गैमो पढ़ता हूं। ठीक है, अब आओ फिर से मैचिंग वाला मजेदार क्वेश्चन आ गया। द इविल क्वाड्रेट, इविल क्वाड्रेट मतलब 4 ऐसे रीजन जिसकी वजह से नुकसान हो रहा हो। तो देखो, बायोडायवर्सिटी का लॉस इविल क्वाड्रेट बोलते थे। ठीक है, उसके बाद XC2 क्रायो प्रिजर्वेशन, XC2 में पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद लेंटाना, ये तो इन्वेजन से आया था, एलियन स्पीशीज इन्वेजन है लेंटाना। ठीक है, वीड है, इसको वीड बोलते हैं। डोडो एक्सटिंक्ट हो चुकी है 4, मतलब क्या लिख दिया मैंने, C का 2, 3 1 2 4, देखो 3 1 2 4 दिख रहा है तुम्हें कहीं, ये है 3 1 2 4, सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, सब क्लास में पढ़ाया हुआ है मेरे बेटे, तुम बस डर गए थे और कुछ नहीं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली अरे वाह, हाइपोथैलेमस में कौन सा हार्मोन बनता है जो पिट्यूटरी में स्टोर होता है? 2 आंसर बताए थे, ADH और ऑक्सीटोसिन, और कोई पढ़ाया ही नहीं आपको। देखो ढूंढो, ADH लो, मिल गया। ऑक्सीटोसिन है क्या? नहीं, ऑक्सीटोसिन नहीं, ADH। कितना आसान क्वेश्चन है। रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स, हमारी क्लास के बच्चे सारे क्वेश्चन करके आए। ठीक है, हाँ कुछ गलत हुए हैं जल्दी जल्दी में, लेकिन छोड़कर नहीं आए जस्ट बिकॉज उनको वो क्वेश्चन आते थे। डाउट में बस कई बार गलती ने क्या कर दी, पहले ऑप्शन की जगह मैचिंग वाले में तीसरा लगा गए जल्दी जल्दी में। ये तो गलती करके आए हैं, लेकिन उनको आते सारे थे। तुम भी कर सकते हो। चलो, रोल ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पायरेशन, लोकोमोशन, हाँ करता है। एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन के लिए इसमें ऑर्गन नहीं होता। उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन से कर सकते हैं। अच्छा चलो, हाँ तो बीवी हो सकता है सही। कैप्चर फूड करता है, हाँ डाइजेशन से मतलब नहीं, लेकिन रेस्पायरेशन करता है। डाइजेशन नहीं, एक्सक्रीशन रेस्पिरेटरी से करता है। तो देखो, या तो ABC ऑप्शन में होगा या AC होगा, ये है सेकंड वाला आंसर हो गया AC। ठीक है, तो भैया रेस्पायरेशन भी होता है, लोकोमोशन भी होता है, फूड की कैप्चरिंग भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम से होती है। इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टर आपको पढ़ाया था। ठीक है, और पॉरीफेरा से कंपैरिजन भी करा के बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पर जो इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, बिल्कुल सही बात है, इसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। और आफ्टर बर्थ जो होती है वो एक्वायर्ड और स्पेसिफिक होती है। तो ये आफ्टर बर्थ होता है, ये आंसर हो गया आपका सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन करते हैं, ब्रायोफाइट में जो गैमे होते हैं, जो गैमे होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। तो ये हो गया आंसर सेकंड। अगला देखो, इन फ्रॉग रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल मतलब किडनी, किडनी का लोअर पार्ट के साथ एक कनेक्शन बनाया गया है, उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। किसमें है? फ्रॉग में। तो देखो, लिवर लिवर लिवर, किडनी नहीं, किडनी लोअर पार्ट, ये वाला आंसर है। ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, एग्जैक्ट लाइन है ये एनसीईआरटी की। उसके बाद स्टेटमेंट 2 पढ़ना, इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। बिल्कुल सही बात है, कोई भी इकोसिस्टम है उसमें एनर्जी का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे प्लांट को इंसेक्ट खाएगा, इंसेक्ट को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता स्नेक ईगल को खा जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। फ्रॉग स्नेक को नहीं खा सकता, इंसेक्ट फ्रॉग को नहीं खाएगा, और प्लांट इंसेक्ट को नहीं खाएगा। उल्टा नहीं होता, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, दूसरा, इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट मतलब हटा दिया, फॉर फ्रॉम सेकंड, नहीं नहीं नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है, ये नहीं सही है, उसका पार्ट है यार वो। तो क्या बोले, पहला सही दूसरा गलत, पहला सही दूसरा गलत, ये वाला आंसर है थर्ड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रुबिस्को। रुबिस्को याद करो, फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन में पढ़ाया था, कार्बोक्सिलेशन कराता था, एंजाइम है। ठीक है, चलो देखो, एक्टिव ओनली इन डार्क, हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन, एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फोटोलाइसिस, कैटालाइसिस। ये देखो, कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी। ठीक है, आरयूबीपी का कार्बोक्सिलेशन कराता है, मतलब आरयूबीपी की CO2 से रिएक्शन को कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसमें रुबिस्को एंजाइम की जरूरत होती है। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम
जो है वो रुबिस्को है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, समझो इसको जरा। जीन क्लोनिंग के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत नहीं है? नहीं है तो देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, हाँ चाहिए डीएनए काटने के लिए। डीएनए लाइगेज चाहिए, हाँ चाहिए जोड़ने के लिए। म्यूटेज चाहिए ना, रिकॉम्बिनेज चाहिए ना, और पॉलीमरेज चाहिए, हाँ डीएनए की कॉपी बनाने के लिए चाहिए। तो कौन कौन नहीं चाहिए? तो ये दो हो गए, सी और डी नहीं चाहिए, तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन समझते हैं। फॉलोइंग क्वेश्चन बताना है प्लांट ग्रोथ के रिगार्डिंग एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। चलो पढ़ लेते हैं। पार्थिनोकार्पी ऑक्सीजन से होती है, हाँ भैया होती है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनिबिशन ऑफ ग्रोथ। हाँ बिल्कुल, ग्रोथ प्रमोटर, वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन दो टाइप के होते हैं, प्रमोटर और इनिबिटर। तो ये वाली बात भी हो गई। डी डिफरेंशिएशन इज अ प्री रिक्विजिट फॉर रीडिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों साथ होते हैं। एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ना, ये प्लांट ग्रोथ इनिबिटर होता है। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, नहीं, एपिकल डोमिनेंस में टिप ग्रो करती है, इसीलिए गार्डनर क्या करता है, टिप काट देता है जिससे लेटरल ग्रोथ हो। ठीक है, चलो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो आंसर क्या बना, क्वेश्चन क्या पूछा था? ठीक है, करेक्ट बताना है हमें, करेक्ट बताना। तो करेक्ट वाले हो गए ए बी सी, तो ए बी सी वाला ऑप्शन देख लो, ये वाला हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फैक्टर बताना है इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा भाई सही, देखो हम जब प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, मतलब डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं प्रोकैरियोट में, तो स्टार्ट करते प्रमोटर की जगह सिग्मा फैक्टर होता है और टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर होता है। थर्ड आंसर होगा इसका, ये भी क्लास का ही क्वेश्चन है। फ्रॉग रेस्पायर इन वाटर बाय स्किन, बिल्कुल सही बात है। बक्कल कैविटी नहीं, ये जमीन पर करता है, ये बात गलत हो गई। ठीक है, एंड ऑन लैंड बाय स्किन, सही है, जमीन पर स्किन से करता है, बक्कल कैविटी से करता है, लंग से करता है, बिल्कुल सही है। तो क्या बात, अरे क्वेश्चन कैसा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वाटर बट फॉल्स फॉर लैंड। अच्छा, वाटर के लिए स्टेटमेंट सही है, अच्छा नहीं, द स्टेटमेंट ट्रू फॉर बोथ एनवायरमेंट ना, द स्टेटमेंट फॉल्स फॉर वाटर बट फॉर लैंड सही है, हाँ सही, ये वाला सही लग रहा है, ये गलत है। द स्टेटमेंट फॉल्स फॉर बोथ गलत, ये वाला सही है। तो वाटर वाला जो केस है उसमें स्किन होना चाहिए, बक्कल कैविटी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो गलत हो गया। और जमीन वाले की बात करें तो उसमें स्किन, बक्कल कैविटी, लंग सब होते हैं, तो दूसरा सही, तीसरा आंसर हो गया, थर्ड आंसर। ठीक है बेटे, अब अगला देखो, ट्विन्स आर बोर्न। अब देखो बच्चों, अब एक और कमी सुनो अपनी, जब हम क्लास में कुछ एक्स्ट्रा जरा सा ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा क्या कहता है कि सर ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं, क्या आएगा? और हम कह रहे हैं बेटा थोड़ा सा तो पढ़ लो, तो वो नहीं सर मैं नहीं पढ़ूंगा। अब बहुत सारे बच्चों ने ये गलती करी होगी, सिर्फ उन्हीं बच्चों को याद रहा होगा जिसने नोट्स पढ़े होंगे, क्योंकि मैं ट्विन्स जरूर पढ़ाता हूं हर बार। ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लिया करो यार, सीख लिया करो। ठीक है, टीचर के पीछे पड़ जाते हो, उस पर ट्रस्ट किया करो यार। वो तुम्हें, अगर तुम इस लेवल का तुम्हारा एग्जाम आना है तो थोड़ा सा ऊपर ले जाना चाहते हैं, जिससे थोड़ा टफ हो जाए ना, तो भी तुम उसमें जीत जाओ, और तुम नहीं मानते हो। हमारी एक बच्ची आई थी, हमने बस उसको फ्रॉग का एक वर्ड बता दिया, कॉपुलेटरी पैड को नप्चुअल पैड बोल दिया, तो बोले अरे सर ये तो एनसीईआरटी में है नहीं, अगर आप ऐसे पढ़ाओगे तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? सोचो, एक शब्द से उसका सिलेक्शन रुक रहा है, तो वो सीखने की इच्छा नहीं है, जितना मिलना उतना ही करना, ये गलत है बेटे। चलो अब आ गया क्वेश्चन ट्विंस का। ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव नेक्स्ट टू डोर, ठीक है, मेरे घर के पास में। ट्विंस आर अ बेबी बॉय और गर्ल, अच्छा बिल्कुल सही बात है। अगर ट्विंस ऐसे हैं जिसमें एक लड़का एक लड़की, तो वो कैसा हुआ? फ्रेटर्नल। ठीक है, और मोनोजाइगोटिक होता तो दोनों या तो मेल होते या दोनों फीमेल होते। ठीक है, याद कर लेना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज नॉट बोल रहा है इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड। अब देखो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या खाते, याद कर लो। आपने दूध बनाया था, दूध से दही कर लिया था, आपने टोडी बनाई थी, आपने फर्मेंटेटेड चीजें बनाई थी, ठीक है, जैसे सोयाबीन बनाया था, याद करो। उसके बाद आपने बनाया था चीज बनाया था, याद करो, चीज, स्विस चीज, और क्या बनाया था स्विस के बाद? रकफोर्ड चीज बनाया था। तो देखो एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाता है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। लैक्टोबैसिस से कर्ड बनाते हैं, घर का प्रोडक्ट है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरमा, हाँ ये कहां से हो जाएगा? ये तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। सैक्रोमाइसिस, हाँ ये टोडी वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। प्रोपियोनिबैक्टीरियम, हाँ ये भी होता है, इससे स्विस चीज बनाते हैं। तो भैया आपका आंसर हो गया BDE। BDE देखो आंसर, लेकिन इसमें क्या पूछा है? नॉट पूछा है।
तो नॉट में कौन कौन आएगा, ए और सी नॉट, इन दोनों को इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मानते हैं। ये भी माइक्रोब का है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलो फिर से मैचिंग करने वाला है, मुझे बहुत पसंद है। प्रोजेस्ट्रॉन का काम क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है प्रोजेस्ट्रॉन को। ठीक है, उसके बाद रिलैक्सिन भाई कहाँ है, ओवरी में बनता है भाई रिलैक्सिन। ठीक है, उसके बाद MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पार्स इंटरमीडिया में बनता है, मतलब पिट्यूटरी के पार्स इंटी में। कैटेकोलामाइन अभी बताया था, एड्रिनल मेडुला के एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन को कैटेकोलामाइन कहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा, अरे मैंने गलत लगा दिया क्या, गलत लगाया, फिर से देखो, इसका है 4, इसका है 2, इसका है 1, 4 2 1 3, देखो 4 2 1 3, ये पहला ही वाला आंसर है। ठीक है, आगे समझ में। चलो भैया अगला क्वेश्चन करते हैं। ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्टिबल मार्कर, ये मुझे लग रहा है PUC 8 का क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। द ब्लू एंड व्हाइट सिलेक्टिबल markers have been developed which differentiate recombinant colony from non-recombinant colony on the basis of their ability to produce color, अच्छा, in the presence of chromogenic substrate। ठीक है, चलो भैया देखते हैं। the blue colored colony have DNA insert। अरे भैया अगर DNA insert हो गया, अगर DNA इंसर्ट हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बचेगा, ब्लू कलर तो आ ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। दूसरा, द कॉलोनी विदाउट ब्लू कलर हैव DNA, हाँ, जिसमें ब्लू कलर नहीं है उसमें DNA इंसर्ट होगा इन द प्लाज्मिड एंड आर आइडेंटिफाइज एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी। हाँ, इसको रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, तो दूसरा सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, ये आंसर है 4। ठीक है मेरे बेटे, आगे समझे। अब आओ इस वाले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट वर्होल्थ पर लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन। लो भैया बहुत आसान है, dn अपॉन dt rn k माइनस n अपॉन k, बहुत ही फेमस है। ठीक, तो ये हुआ। अगला क्वेश्चन, लो फिनिश हो गया, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, 90 के 90 क्वेश्चन। ठीक है, अब एक बात समझो, ये जो तुमने एग्जाम दिया, जो बच्चों ने कहा टफ है, अब तुम मुझे खुद बताओ क्या ये टफ है? टफ नहीं है, रिवीजन की कमी है। पहली चीज, रिवीजन की कमी है इसलिए टफ है। तुमने बड़े बड़े क्वेश्चन देखे, पढ़ने से पहले घबराना शुरू कर दिया इसलिए टफ है। तुम्हें और सब्जेक्ट टफ दिखने लगे इसलिए तुम और ज्यादा पैनिक हो गए इसलिए टफ है, वरना पेपर टफ नहीं है। और एक बात बताओ, सही मेंटोर अगर तुमको मिला है तो वो तुमको गाइड करके नैया पार करा देगा। बस एक शर्त है, उस पर ट्रस्ट करके उसकी बात मान के आगे बढ़ जाना। अगर टीचर पे ट्रस्ट नहीं करोगे तो वो कैसे तुम्हारी मदद करेगा मेरे बेटे। ठीक है, तो आई होप आज का ये वाला जो सेशन हमने किया है ये तुम्हें समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ, सर ये प्रॉब्लम है, मैं तुम्हारी हेल्प करने की भरसक प्रयास करूंगा।